Hello class 11th, welcome to the Easy Eco class. So class, कल हमने लास्ट वीडियो में हमने रीजंस और कॉजेस पढ़े थे लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन के. आज का आपका टॉपिक है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स. लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स, हालांकि ये मैं आप लोगों को ऑलरेडी लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन में बता चुकी हूँ, कुछ अलग नहीं है, बट थोड़ा सा इसको ऐसे ही सम अप करके समझ लो क्या होता है. डिमिनिशिंग रिटर्न बोला है तो ऑब्वियसली यहाँ पे डिक्रीजिंग की बात होगी और ये चीज आपके एमपी से रिलेटेड है, ठीक है, मतलब मार्जिनल प्रोडक्ट से रिलेटेड है. क्या बोल रहा है? इट स्टेट्स दैट व्हेन मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स आर एम्प्लॉयड देन मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ वेरिएबल फैक्टर मस्ट बी फॉल. बोल रहे हैं कि जैसे जैसे ज्यादा से ज्यादा वेरिएबल फैक्टर हम एम्प्लॉय करते जाएंगे, अब यहाँ पे आप वेरिएबल फैक्टर लेबर ले सकते हैं, तो बोला गया है जैसे जैसे लेबर ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉय होते जाएंगे वैसे वैसे जो आपका मार्जिनल प्रोडक्ट है मींस एमपी जो है वो कम होता जाएगा, फॉल होता जाएगा, गिरता जाएगा. इसको आप कोरिलेट कर सकते हैं एमयू से, मार्जिनल यूटिलिटी से. मार्जिनल यूटिलिटी में मैंने बताया था आपको जैसे जैसे आप कंज्यूम करते जाते हैं कोई कमोडिटी की यूनिट तो आपकी मार्जिनल यूटिलिटी कम होती जाती है और एक टाइम ऐसा आता है कि वो नेगेटिव हो जाती है, ठीक है. सेम वही चीज मार्जिनल प्रोडक्ट के केस में है, ठीक. तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा. और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न. डिमिनिशिंग मीन्स डिक्रीजिंग रिटर्न भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है. अब इसको आप लोग एक बार डायग्राम और टेबल के थ्रू देख लो कैसे बनता है ये आपका टेबल दिया हुआ है. ये मैंने एक टेबल दिया है जिसमें फिक्स फैक्टर है, वेरिएबल फैक्टर है, टीपी दिया हुआ है. एमपी आप लोग फाइंड कर सकते हैं. कैसे फाइंड करेंगे? एमपी कैसे फाइंड होगा? पहला तो 10 ही रहेगा, ठीक है. दूसरा क्या हो जाएगा? 20 माइनस 10 मीन्स 10, ठीक. यहाँ पे 21 ले लो, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? 11. 30 माइनस 21 कितना हो जाएगा? 9. 35 माइनस 35. 40 माइनस, इसको 36 ले लो, ये हो जाएगा 4, ठीक है, सॉरी 6. 40 माइनस 36 हो जाएगा 4 आपका, ठीक. अब समझ लो इसका डायग्राम कैसे बनेगा. ये आपकी एक्स एक्सिस हो गई, ये आपकी वाई एक्सिस हो गई. ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ठीक है. उसके बाद 0 है ये आपका. हम अब कितना दिया हुआ है? मैक्सिमम यहाँ पे कितना गया हुआ है? 10 गया हुआ है, 11 गया है, तो हम क्या ले लेते हैं? 3 से ले लेते हैं. 3 का डिफरेंस ले लो. 6, 9, 12, 15, ठीक है. ये हमने 3 का डिफरेंस में ले लिया है, ठीक. और यहाँ पे क्या आएगा आपका? वेरिएबल फैक्टर 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है. यहाँ पे वेरिएबल फैक्टर आएगा. मैं थोड़ा रफली बना रही हूँ, आप लोग अच्छे से बनाइएगा. अब पहला वेरिएबल फैक्टर आपका 1 लिया था हमने, तो ये 1 पे क्या है? 10. 1 पे आपका कितना है? 10 है, तो 12 से थोड़ा सा नीचे होगा. 1 पे 10 हमने पॉइंट लगा दिया. उसके बाद 2 पे कितना है? 11 है, तो 12 से थोड़ा सा ऊपर, सॉरी 12 से थोड़ा सा नीचे. 3 पे कितना है? 9 है, मतलब यहाँ पे आ गया आपका 9 एग्जैक्ट पे. 4 पे कितना है? 6 है, 6 पे लगा दिया हमने. 5 पे कितना है? 4 है, 5 पे 4, तो ये 4 लगा दिया हमने 3 से ऊपर. तो ये कैसे आपका बनेगा डायग्राम? कुछ ऐसा बनेगा, डिमिनिशिंग, ठीक है. ये आपका डिमिनिश हो रहा है, फॉल हो रहा है, डिमिनिशिंग. और ये हमारा एमपी है, मार्जिनल प्रोडक्ट का डायग्राम, ठीक है. तो ये आपका डायग्राम हो गया. टीपी और एमपी का रिलेशनशिप मैं आप लोगों को कल की वीडियो में, लास्ट वीडियो में बता चुकी हूँ ऑलरेडी कि टीपी और एमपी का क्या रिलेशनशिप होता है. मैंने कुछ पॉइंट्स भी लिखवाए थे, इवन मैंने एपी का भी बता दिया था. अब ये समझ लेते हैं एपी और एमपी के बीच में क्या रिलेशन होता है. रिलेशनशिप बिटवीन एपी एंड एमपी.
क्लास ये आपका रिलेशनशिप बिटवीन एपी और एमपी है। ये मैंने टेबल और डायग्राम के थ्रू बताया है, समझ लीजिए। मैंने ये टेबल लिया है। वेरिएबल फैक्टर आपका 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 है। एपी आपका 0, 10, 15, 15, 13, 10.4 और 8, और एमपी है 0, 10, 20, 15, 7, 0, -4। ठीक है, ये आपका एमपी और एपी के बीच में रिलेशनशिप बता रहा है। देख लीजिए, ये डायग्राम है। ये एक पॉइंट ऐसा है 15 जिसमें एमपी और एपी एक दूसरे को कट कर रहे हैं। एमपी और एपी एक दूसरे को कट कर रहे हैं। ठीक है, इसके कुछ पॉइंट्स हैं, वो समझ लीजिए। कुछ पॉइंट्स हैं इसके, समझ लीजिए। जैसे जैसे एमपी जो है वो बढ़ता है, ठीक है, जैसे जैसे एमपी जो है आपका वो एपी से बड़ा होता है। देखो सेकेंड यूनिट पे हमारा, सेकेंड यूनिट पे एमपी जो है वो बड़ा है ना एपी से, तो जैसे जैसे एमपी बड़ा है, जब तक बड़ा है एपी से, तब तक एपी जो है वो राइज होता है, मतलब बढ़ता है। सेकेंड यूनिट पे आप देख रहे हो ना, बढ़ रहा है एपी, बढ़ रहा है ना, यहाँ पे 10 से 15 हुआ। ठीक है, और यहाँ पे एमपी क्या है, मैक्सिमम है। तो व्हेन एमपी इज मोर देन एपी, देन एपी राइजेस। ठीक है, एक पॉइंट आपका ये हो गया। दूसरा पॉइंट है आपका, समझ लीजिए, व्हेन एमपी इज इक्वल टू एपी, एपी इज इट्स मैक्सिमम, दैट इज एट थर्ड यूनिट। जब एमपी और एपी इक्वल हैं, एमपी और एपी इक्वल हैं, इस वाली कंडीशन में एमपी और एपी इक्वल हैं, तो जो हमारा एपी है वो मैक्सिमम है, क्योंकि उसके बाद देखो ये घटना चालू हो गया है, फॉल होना चालू हो गया है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट कि व्हेन एमपी इज इक्वल टू एपी, एपी इज मैक्सिमम। व्हेन एमपी इज इक्वल टू एपी, एपी इज मैक्सिमम। एपी क्या है, अपने मैक्स पे है, मैक्सिमम है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट समझ लो क्या दे रखा है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका, व्हेन एमपी इज लेस देन एपी, एपी फॉल्स। जैसे ही एमपी जो है वो एपी से कम हो गया, एपी क्या है, गिरना चालू हो गया। ठीक है, यहाँ पे जब मैक्सिमम थे, जैसे ही एमपी फॉल हुआ, एपी भी गिरना चालू हो गया। तो क्या लिखेंगे, व्हेन एमपी इज less than AP, when MP is less than AP, AP falls। ठीक है, AP क्या है, गिरना चालू हो जाएगा। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, both AP and MP fall but MP becomes negative whereas AP remains positive। हम, मैंने आप लोगों को क्या बताया था टीपी, एमपी और एपी के रिलेशनशिप में, चाहे कितना भी हो, हमारा एपी कभी भी जीरो या नेगेटिव नहीं होता है। मैं एपी की बात कर रही हूँ, एवरेज प्रोडक्ट की। ठीक है, एवरेज प्रोडक्ट कभी भी हमारा जीरो और नेगेटिव नहीं होता है, बट जो मार्जिनल प्रोडक्ट होता है वो हमारा जीरो भी होता है और नेगेटिव भी होता है। ठीक है, तो ये रिलेशनशिप था आपका एपी और एमपी के बीच में। अब क्लास इस चैप्टर में कुछ बचा नहीं है, कुछ खास कुछ अगर कोई पॉइंट्स होंगे तो मैं करवा दूंगी आप लोगों को। वैसे बकल अप किया जाए तो ये चैप्टर आपका फिनिश हो गया है, इसको फिनिश ही समझिए। और अगर कुछ पॉइंट्स छूट गए होंगे तो मैं आप लोगों को करवा दूंगी। ठीक है, ये डायग्राम और टेबल याद रखिएगा और पॉइंट्स जरूर लिख लीजिएगा। थैंक यू सो मच क्लास।